स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। भैषज कल्पना के एमसीक्यू सीरीज़ में हम लोग 10वें भाग में पहुंच चुके हैं। मतलब कि यह जो भाग है अंतिम है भैषज कल्पना की। इसमें जिस तरह से औषधियों का समाकलन, उन द्रव्यों का समाकलन, औषधि निर्माण की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित प्रश्नों को इस तरह से समाकलन किया गया था ताकि आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो। जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी अच्छी तरीके से, जो भी एमसीक्यू सीरीज जो है यूट्यूब पे दिया गया है, जिन्होंने भी देखा है अच्छे तरीके से, जिन्होंने नोट्स तैयार किए हैं वो बेहतरीन है। आप उसे पढ़िए और उससे संबंधित जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसे याद रखिए। इस सीरीज में भी आज की जो सीरीज है इसमें जो भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं वो औषधियों के ऊपर पूर्ण रूप से आधारित हैं। बहुत सारे औषधि द्रव्य, उनके घटक द्रव्यों के ऊपर जो है प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, उनको रखा गया है और इस तरीके से रखा गया है ताकि वो जो है अच्छी तरीके से आपको समझ में आए और परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो इसमें एक एक करके सभी प्रश्नों को लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको फिर से इंपॉर्टेंट अपडेट दे दें कि जो भी मोबाइल नंबर हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया है ऐप के लिए, तो उसकी कॉल टाइमिंग जो है सुबह 11 से लेकर के शाम को 4 बजे तक ही निर्धारित है। नंबर हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। नंबर जो है 97 94 16 21 36 है और वीडियो में नीचे आप देख सकते हैं टैगलाइन चल रही है, वहाँ पे भी आपको नंबर मेंशन किया गया है, वहाँ से भी आप नंबर नोट कर सकते हैं। लेकिन कॉल टाइमिंग जो है वो सुबह 11 से लेकर के शाम 4 बजे तक की ही कॉल टाइमिंग है। सुबह 11 से शाम 4 बजे तक आप सातों दिन आप कॉल कर सकते हो, संडे को भी आप कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉल जो है आपके कॉल जो भी आप कॉल करेंगे वो क्लास से रिलेटेड होनी चाहिए, क्लास परचेज करनी है उससे रिलेटेड होनी चाहिए, ऐप से रिलेटेड इशू हैं उससे रिलेटेड होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप उसी तरह से कॉल कर दें कि सर हमने डी फार्मा कंप्लीट कर लिया अब हम क्या करें, ठीक है। तो ऐसे कॉल नहीं आने चाहिए। मतलब कि कुछ प्रश्न ऐसे बन जाते हैं जिसमें हंसी आती है कि बहुत सारे विद्यार्थी ये हैं कि सर मेरी मार्कशीट खो गई है, हम क्या करें, सर मेरी मार्कशीट में मिसमैच हो गया, नाम गलत हो गया, हम क्या करें। अरे तो पूरी चीज़ें जो हैं कंफ्यूज अगर आपको कर रही हैं तो सारी चीज़ों का जो जवाब है हमसे ही आप लेंगे क्या? ऐसा नहीं कि जवाब नहीं दिया जाता, दिया जाता है, लेकिन एक तरह से ये जो प्रश्न है आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो कि जो हर चीज़ के लिए आप कॉल नहीं करें, ठीक है। क्लास से रिलेटेड अगर कोई इशू होते हैं तो कॉल करते हैं तो समझ में आता है, कोई डाउट्स हो जाते हैं उसके लिए कॉल करते हैं तो स्टाफ हैं उस चीज़ को मैनेज करते हैं, नहीं समझ में आती उस चीज़ों को करते हैं। पर्सनली आप हमसे बात भी करते हो तो उसमें भी आपको चीज़ें जो है समझाई जाती हैं। तो इस तरह से आप कॉल करेंगे तो अपने पर्सनल इशू को लेकर के नहीं करें। आपके ऐप से रिलेटेड इशू हैं, क्लास नहीं समझ में आ रही है, क्लास परचेज करने में दिक्कत हो रही है तो उसमें हेल्प कराई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप दिमाग में रखें कि आपको कॉल जो है किस लिए करना है, कैसे करना है, ठीक है। और एक और चीज़ बता दें आपको, अभी भी आपने अगर क्लासेस परचेज नहीं की हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, उत्तराखंड से हो, हरियाणा से हो या हिमाचल प्रदेश से हो या उत्तर प्रदेश से हो, तो अगर आपने क्लासेस परचेज नहीं की है आयुर्वेद फार्मासिस्ट की तो क्लासेस परचेज कर सकते हैं। हमारे पास जो भी तैयारी कराई जा रही है, अलग अलग स्टेट के भी क्लासेस हमने जो है क्रिएट करके रखा हुआ है। आप चाहें तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं इंक्वायरी के थ्रू। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ दी जा रही हैं। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको क्लासेस लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए दे। हमेशा के लिए क्लास आपको नहीं दी जाती है किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा, लेकिन हमारे द्वारा क्लासेस जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए दिया जाता है। साथ में आपको क्लास के PDF नोट्स दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो है हमारे जो टेस्ट बनते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और कहीं भी वैसे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एग्जाम पे पूरी तरह से आधारित है और आयुर्वेद फार्मासिस्ट की जो भर्ती उत्तर प्रदेश में आई है उसकी तैयारी हमारे द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। लगभग कोर्स जो है हमने पढ़ा रखा है। द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय की क्लास जो है 20 क्लासेस लगभग हो गई, लगभग 4 विषय पे हमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, उसको कंप्लीट कराया जा चुका है। कुछ विषय बचे हुए हैं वो भी चल रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी क्लासेस परचेज कर लीजिए ताकि ऐसा ना हो कि क्लास के बहुत सारे टॉपिक आगे चले जाएं फिर कवर करने में आपको समय लगे। कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि टाइम टेबल अनाउंस होगा तो फिर हम क्लास लेंगे, तो देर हो जाएगी। और जो खबरें जो वायरल हो रही हैं उस पर भी हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, उसको देखा जाएगा। पहले क्लास में क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि संजीवनी बट्टी का अनुपान क्या है। मतलब संजीवनी बट्टी को अगर हम खाने के लिए प्रयोग में लेंगे तो उसके साथ अनुपान द्रव्य क्या लेंगे। तो अनुपान को कई बार बताया गया, अनुष पीयते व
अनुपानम कहा भी गया है कि अनुपान जो है औषधि द्रव्यों के साथ अगर लिया जाता है तो उसे हम अनुपान कहते हैं। तो इसके लिए जो अनुपान बताया गया वो आर्द्रक का स्वरस है, मतलब आर्द्रक मतलब अदरक, अदरक का स्वरस जो है प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर दूसरे प्रश्न की ओर चले तो दूसरा प्रश्न कह रहा है एलादी गुटिका की मात्रा है। एलादी गुटिका दवा है, योग है, अब इसकी मात्रा कितनी प्रयोग में ली जाती है ऐसा जो है बताएगा। तो इसकी मात्रा जो है एक अक्ष भी ले सकते हैं, एक कर्ष भी ले सकते हैं, एक तोला भी ले सकते हैं, मतलब उपयुक्त सभी, मतलब ये हो गया जो भी मात्रा बताई गई है सब एक दूसरे के बराबर है। तो इसलिए हम एक अक्ष लें, एक कर्ष लें, एक तोला लें, बराबर मात्रा ही कही जाएगी। तो एलादी गुटिका जो है एक तोला, एक कर्ष या एक अक्ष जो है ले सकते हैं। उसी तरह से तीसरा प्रश्न अगर देखें तो तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि शारंगधर के अनुसार कपित्याष्टक चूर्ण, कपित्याष्टक चूर्ण में कपित्थ शर्करा का अनुपान रहता है। कपित्थ शर्करा कितनी मात्रा में मिलाई गई होती है, उसका अनुपात क्या है? तो उसका अनुपात होता है 3/4 का, मतलब कि 3/4 का अनुपात होता है। मतलब कपित्थ जो होगा 3 और शर्करा जो होगा 4 भाग मिलाया जाएगा, तो इसलिए 3/4 का अनुपात कहा जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में देखिए चौथा प्रश्न क्या रहा है कि बृहत गंगाधर चूर्ण, गंगाधर चूर्ण जो है 2 प्रकार का है, बृहत गंगाधर चूर्ण और लघु गंगाधर चूर्ण। इन दोनों चूर्णों में अलग अलग चीज़ें जो है मेंशन होती हैं, रोगाधिकार अलग अलग होता है। तो पूछ रहा है बृहत गंगाधर चूर्ण का रोगाधिकार क्या है, मतलब कि किस रोग के शमन के लिए इसको प्रयोग में लिया जाता है। तो बृहत गंगाधर चूर्ण जो है प्रवाहिका में प्रयोग में लिया जाता है, मतलब कि हम इसको डिसेंट्री कह सकते हैं, लूज मोशन कह सकते हैं, जिसमें इसको प्रयोग में लेते हैं। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है लघु गंगाधर चूर्ण, देखिए लघु मतलब कि यह लघु गंगाधर चूर्ण है जिसका रोगाधिकार पूछा जा रहा है कि इसका रोगाधिकार क्या है। तो लघु गंगाधर चूर्ण का रोगाधिकार अतिसार है। अतिसार जिसको हम डायरिया कहते हैं, डायरिया में हम इसको प्रयोग में लेते हैं, और वह जो था डिसेंट्री प्रवाहिका में प्रयोग में लिया जाता है बृहत गंगाधर चूर्ण। तो दोनों देखिए पेट से रिलेटेड जो औषध है उसमें प्रयोग में लिया जा रहा है, पेट से रिलेटेड जो बीमारी है उसमें प्रयोग में लिया जाता है। उसी तरह से लाई चूर्ण कहा जा रहा है, लाई चूर्ण कह सकते हैं, लाजा चूर्ण कह सकते हैं। इसका प्रयोग जो है किस रोग में किया जाता है, रोगाधिकार जब कहा जाए तो किस रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह भी अतिसार में प्रयोग में लिया जाता है, लाई का चूर्ण भी जो है अतिसार रोग में प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कीजिए। तो एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि ऐप पे क्लासेस जो दी जा रही हैं उसमें डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाती हैं, और जिनका एक्सप्लेनेशन इस 15 जो क्वेश्चन है उसमें महत्वपूर्ण होता है, बताने के लिए समय होता है, तो उसमें हम आपको बताते ही हैं कि उसको सही तरीके से किस तरह से आप समझेंगे। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि 12 मिनट के वीडियो में हम 15 क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बता दें। हमने बताया कि अब जो क्लासेज आएंगी द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय पर आधारित होंगी, उसमें हम औषधि पौधों के जो लैटिन नाम हैं उनका परिचय जो है लेकर के आएंगे, एक अलग तरीके से क्लास होगी। तो अभी तक हमारे जो भी विद्यार्थी हैं हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल पे नहीं जुड़े हैं, वहाँ तक आप वीडियो पहुँचाइए ताकि वो हमसे जुड़े और उनको भी लाभ मिले। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है राजयक्ष्मा की चिकित्सा में प्रयुक्त चूर्ण है। राजयक्ष्मा जिसको बोलते हैं टीबी कह सकते हैं, यक्ष्मा भी कहा जाता है, क्षय रोग भी कहते हैं। तो इसके रोग में जो प्रयुक्त चूर्ण है इनमें से कौन सा चूर्ण प्रयोग में लिया जाता है। तो राजयक्ष्मा के लिए सबसे अच्छी जो दवा है सीतोफलादी चूर्ण, तालिसादी चूर्ण, यवानी साठव चूर्ण, मतलब कि ये चारों जो है प्रयोग में लिया जाता है, चारों प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, तो इनको प्रयोग में लिया जाता है। अब देखिए सीतोफलादी दिया है, सीतोपलादी चूर्ण कर लीजिएगा इसको। ठीक है, सीतोपलादी चूर्ण, तालिसादी चूर्ण, तालिस के पत्ते ज़्यादा मात्रा में इसमें प्रयोग में लिए जाते हैं इसलिए तालिसादी चूर्ण इसे कहा जाता है। और यवानी साठव चूर्ण कहा जा रहा है, तो यवानी मतलब जो अजवाइन है उसका प्रयोग करके इसको बनाया जाता है। तो मतलब ये तीनों चूर्ण जो है हम प्रयोग में ले सकते हैं, किसमें, राजयक्ष्मा की चिकित्सा में। 8वां प्रश्न देख लीजिए। 8वें प्रश्न में कह रहा है पंचसम चूर्ण का रोगाधिकार है। दवा का नाम और रोग की चिकित्सा का नाम दोनों याद रखना है आपको। तो पंचसम चूर्ण है, किस रोग में प्रयोग में लिया जाता है, उदावर्त में। उदावर्त मतलब पेट के रोग में इसका प्रयोग किया जाता है, उदावर्त में इसका प्रयोग करते हैं। 9वां प्रश्न देखिए।
इसमें कह रहा है आत्रेय द्वारा पूजित चूर्ण है, मतलब आत्रेय जो है इस चूर्ण को बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रयोग में लेने के लिए बताते हैं, इनके द्वारा यह चूर्ण जो है बताया गया, इसका रोगाधिकार बहुत ज़्यादा है, इसलिए आत्रेय द्वारा इसे पूजित चूर्ण भी कहा गया, जिसे हम कहते हैं पुष्यानुग चूर्ण। आपको बता दें यह चूर्ण जो है श्वेत प्रदर की बहुत अच्छी दवा है, ल्यूकोरिया की बहुत अच्छी दवा है। ल्यूकोरिया में इसको हम प्रयोग में ले सकते हैं, श्वेत प्रदर जिसको कहते हैं, उसमें बहुत अच्छा लाभ होता है। पुष्यानुग चूर्ण बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो आत्रेय द्वारा पूजित चूर्ण जो है पुष्यानुग चूर्ण है। उसी तरह से 10वां प्रश्न अगर देखें तो कह रहे हैं इसमें से स्तन्य जनन औषध कौन सा है, मतलब कि जो दुग्ध की उत्पत्ति करता है, दूध स्त्रियों के स्तनों में बढ़ाता है, उसे हम कौन सी औषधि कहते हैं? तो शतावरी चूर्ण। बहुत ही आसान प्रश्न है। शतावर जो है कभी भी स्तन्य शोधन, स्तन वृद्धि के लिए प्रयोग में लिया जाता है। दूध की उत्पत्ति अगर स्तनों में नहीं होती है तो उसके लिए शतावर का चूर्ण जो है प्रयोग में लिया जाता है। तो शतावरी चूर्ण जो है स्तन्य जनन के लिए प्रयोग में लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11वें प्रश्न में क्या कह रहा है? पुष्यानुग। देखिए आ भी गया, पुष्यानुग चूर्ण का रोगाधिकार। अब पूछ रहा है पुष्यानुग चूर्ण को किस रोग में प्रयोग करते हैं? तो हमने बताया प्रदर में, श्वेत प्रदर में, तो आप लिख सकते हैं श्वेत प्रदर लिख सकते हो, पहले ही बता दिया श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया में इसका प्रयोग किया जाता है। दवा का नाम याद रखेंगे तो फायदा होगा। ल्यूकोरिया में प्रयोग करते हैं। आप प्रैक्टिस अगर कर रहे हो तो बता भी सकते हो, पेशेंट को दे भी सकते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि बाल चातुर्भद्र चूर्ण में कुल कितने द्रव्य होते हैं? तो बाल चातुर्भद्र चूर्ण में द्रव्यों की संख्या पूछी जा रही है, कितने होते हैं? तो द्रव्यों की संख्या होते हैं 4। तो बाल चातुर्भद्र चूर्ण, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चातुर्भद्र लिखा हुआ है, तो इसी से जब चातुर्जातक हो जाए, चातुर्बीज हो जाए, चातुर्भद्र हो जाए, तो उसी से आपको नाम पकड़ लेना है कि चातुर्भद्र है तो संख्या द्रव्यों की कितनी हो जाएगी? 4 ही होगी। ठीक है। उसी तरह से अगले प्रश्न की ओर अगर चलें, 13वां प्रश्न, तो 13वें प्रश्न में आप देखिए क्या कह रहा है कि बाल चातुर्भद्र चूर्ण का घटक द्रव्य, मतलब इसका घटक द्रव्य नहीं है। जो 4 चीज़ें मिलाई गई हैं उसमें से क्या जो है बाल चातुर्भद्र चूर्ण में नहीं होता है, क्या चीज़ नहीं मिला होता है? तो उसमें जो है वच या वचा कह सकते हैं, वह उसमें नहीं मिलाया गया होता है, उसका मुख्य घटक यह नहीं है, बाकी को प्रयोग में ले सकते हैं। 14वां प्रश्न देखिए, उसमें क्या कह रहा है लवण भास्कर चूर्ण में मुख्य लवण कौन सा होता है? तो लवण भास्कर चूर्ण आपको बता दें कि इसमें बस नमक का ही प्रयोग करके, अलग अलग नमक का प्रयोग करके ही मिलाया जाता है। तो लवण भास्कर चूर्ण में मुख्य घटक कौन सा होता है? तो मुख्य घटक जो है सामुद्री लवण होता है। क्या होता है? सामुद्री लवण लवण भास्कर चूर्ण का मुख्य घटक माना जाता है। उसी तरह से अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न में क्या कह रहा है? अविपत्तिकर चूर्ण, यह भी बहुत बेहतरीन औषधि है। अविपत्तिकर चूर्ण में शर्करा की मात्रा होती है। अविपत्तिकर चूर्ण में शर्करा की मात्रा कितनी होती है? तो शर्करा की मात्रा होती है 50%। तो भेषज कल्पना की जो सीरीज हम YouTube पे आप सभी को दे रहे थे, उसमें हमने 10 क्लासेस पार्ट जो है 10 आपको दिया, और उस हिसाब से हर क्लास में 15 क्वेश्चन अगर देखें तो 150 प्रश्न आपको अच्छे तरीके से बताए गए हैं। अगर आपने नोट्स बनाया होगा, इनको एक जगह लिखा होगा, तो रिवीजन करते रहिए, लाभ होगा। और अभी तक जिन्होंने आयुर्वेद फार्मासिस्ट भर्ती, उत्तर प्रदेश की जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्ती आई है, उसकी क्लासेस परचेज नहीं की हैं, तो जल्दी से जल्दी हमारे ऐप आयुर्भास्कर ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा। आप www.ayurbhaskar.com हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर के लॉगिन करके क्लास परचेज कर सकते हो। चाहे आप आयुर्वेद नर्स की क्लास अगर लेना चाहते हैं, अभी आपको पता है कि उनका एग्ज़ाम का डेट टल गया है, उसके लिए भी हम आपको डिटेल में बता देंगे कि एग्ज़ाम की डेट कब तक अनाउंस होगी। तो आपके पास समय है, बेहतरीन मौका है, आप उसकी भी तैयारी के लिए आप क्लासेस परचेज कर सकते हो। और बाकी जो स्टूडेंट हैं अलग स्टेट के हैं, वहाँ पे भी भर्ती आ रही है, भर्ती का अनाउंसमेंट हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, तो आप हमसे क्वेरी करके अपनी क्लासेस जो रिलेटेबल है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपकी भर्ती से रिलेटेबल है, तो आप हमसे क्लासेस ले सकते हैं। और जो भी ऐसे विद्यार्थी जिनको अभी तक हमारे चैनल की जानकारी नहीं है और हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप अगर उनके सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं, तो वहाँ तक वीडियो पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, आपके कुछ डाउट्स बनते हैं या आपको भर्ती से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।